नमस्कार दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। प्लीज़ लाइक तुरंत कर दिया कीजिए ताकि यूट्यूब औरों के भी इस प्रकार के वीडियो रेकमेंड करे। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक का, और वो निवेशक जो एक ऐसा बड़ा प्राइवेट सेक्टर स्टॉक ढूंढ रहे हैं जहां पर अब क्योंकि ऑलरेडी 20% ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक टूट चुका है, और वो निवेशक जो इस एक आप कह सकते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव बाजार में एक क्वालिटी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, एक वो स्टॉक जहां पर मोर और लेस मैं कहूँगा जो भी निगेटिविटी थी वो प्राइस हो चुकी है, और जो भी इश्यूज हैं वो सेक्टोरियल बेसिस हैं। तो जब तक अगर सेक्टर में पूरे ओवरऑल सेक्टर में कोई रिवाइवल आएगा, मुझे ये लगता है कि ये वो स्टॉक्स होंगे, क्योंकि ये जितना टूटना था उससे कहीं ज़्यादा टूट चुके हैं। यहाँ से एक डाउन टर्न आएगा तो आपको एक जंप देखने को मिलेगा, और आपको पता होगा वो स्टॉक जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है जो ऑलरेडी स्टॉक गिर चुके रहते हैं। जैसे इससे पहले मैंने HDFC बैंक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जब वो 1350 1400 पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हाईलाइट्स की तरफ। सबसे पहले Q1 रिजल्ट, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। देखिए जो Q1 के नंबर थे ना, और इस स्टॉक के ऊपर वीडियो मैंने लेट इसलिए बनाया, मैं चाह रहा था कि उसके नंबर आ जाते, क्योंकि बहुत निवेशक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस स्टॉक को ढूंढ रहे थे। लेकिन मुझे लगा एक बार Q1 नंबर्स आ जाएं, तमाम नेगेटिव काफ़ी हद तक प्राइसिंग हो जाए, और अब 1350 ये वो सपोर्ट है जिसे बचाने की अब ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। और वीडियो के अंत में आपको मिलेगा कि कौन सी वो लेवल है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए इसके ऊपर भी। तो देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है वो 1.4% लोअर रहा है दोस्तों, जो एट ₹54.1 बिलियन। क्यों भैया? क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत हद तक वीक रहा है दोस्तों, और जो लोन ग्रोथ थी वो इन लाइन रही एट 15.5% ईयर ऑन ईयर ना, क्वार्टर नहीं हो रही बात। डिपॉजिट्स देखेंगे 14.8% का इसमें जंप रहा है ईयर ऑन बेस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये एक बड़ा मिस रहा है 4.8% में, 4.67% यहाँ पे आप कह सकते हैं एस्टिमेट थी, और ड्यू टू 3 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट ऑन ऑफ पीनल इंटरेस्ट। दूसरा कॉस्ट ऑफ फंड, ये जो कॉस्ट फंड है ना, कॉस्ट ऑफ फंड वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, ना सिर्फ इसके लिए, तमाम बड़े बैंक्स के लिए। और यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तमाम बड़े बैंकों के नंबर्स देखेंगे तो आप पाएंगे वो इसी तरह का डिपॉजिट्स में कॉस्ट ऑफ फंड को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, आप देखें लोअर लोन यील्ड लेड बाय हायर बैलेंस शीट लिक्विडिटी, ठीक है। और जो लोन यील्ड थी वो भी बहुत हद तक ये इंडसइंड का स्पेसिफिक इशू रहा है, कम देखने को मिली। आप देखें जो अदर इनकम थी वो भी टैड लोअर रही दोस्तों 24.4 बिलियन रुपीज़ में, ऑल्दो फीस एज एक्सपेक्टेड वर एट 23.5 बिलियन रुपीज़। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ये काफ़ी हद तक मार्जिनली बेटर रहे 39.2 बिलियन रुपीज़, जो 39.9 का पहले था दोस्तों। ड्यू टू जो स्टाफ कॉस्ट था ये काफ़ी लोअर रहा, और अन्य जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो रहे। आप देखें जो कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है दोस्तों, ठीक है, वॉज लार्जली इन लाइन। वो प्रोविजन से पहले जो प्रॉफिट रहा है ये कोई बहुत बड़ा झटका नहीं ना, ऑनलाइन रहा है, ठीक है। और जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो 40.2 बिलियन में रहा है, जो कि 1.1% लोअर रहा है। रीजन ट्रेजरी बिजनेस कारण। एसेट क्वालिटी, इसके ऊपर एक थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा चर्चा करेंगे हम, अभी इसके बाद छू के निकलते हैं। जो एसेट क्वालिटी रही है वहाँ पे एक ब्लिप देखने को मिल रहा है। क्यों? जो आपका ग्रॉस NPA है उस पर 10 बेस पॉइंट गिरावट रही है Q2 2%। रीजन स्लोअर रिकवरीज, और जो लोन ग्रोथ है वो भी कम रहा, ठीक है, जिसके कारण ग्रॉस NPA में आपको कमी देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा जंप देखने को मिल रहा है। नेट स्लिपलेजेस इस प्रकार के रहे, जो प्रोविजन है ये इन लाइन रहे एट 10.5 बिलियन रुपीज़। और एज एक्सपेक्टेड जो कोर पैक था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 20.8 बिलियन रुपीज़ में था, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21.5 बिलियन रुपीज़ में आया है। ओके, तो ये इस प्रकार की Q1 के इसके नंबर्स रहे। अब देखिए सीक्वेंशियल लोन एक्रेशन है, यानी यहाँ से जो लोन ग्रोथ में कमी देखने को मिली ऊपर, वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेगा क्या? तो देखिए एक बात तो श्योर है कि जो लोन ग्रोथ रही है वो काफ़ी हद तक म्यूटेड रही है 1.3% पे Q1, ठीक है। आप देखें यहाँ पे रीज़न देखिए क्या रहा है, ये CFD ग्रोथ वॉज सॉफ्ट एट 0.3%। इस पार्ट तक ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक मिड स्मॉल कंपनीज, इसकी बजाय अगर मैं आपको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, इस बार क्या रहा, 2 तरह के मार पड़ी है बैंक्स को, खासकर बड़े बैंक्स को। पहला, भाई साहब
जो ये क्वार्टर रहता है ये ऑलरेडी सीजनली वीक रहता है बैंक्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंक्स में पड़ा, क्योंकि बैंक थोड़े सहज हो जाते हैं उस समय, देखते हैं किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट कहीं चेंज नहीं हो रही, कोई नई पॉलिसी नहीं आई, तो काफ़ी हद तक वो लो रहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो क्वार्टर था ये बहुतायत मात्रा में जो भी निगेटिविटी थी वो प्राइस इन कर चुका है। अप्रैल मई 2024 को आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी वीक डिसबर्सल देखने को मिले, जो जून से थोड़ा बहुत तक नॉर्मलाइज होते दिखाई दिए, और बैंक एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि यहाँ से चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, आप देखें यहाँ पे व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब यहाँ पे जो लिखा है, व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जो पॉजिटिव आउटलाइनर रहे हैं दोस्तों रिटेल ग्रोथ के लिए वो इसी प्रकार के रहे हैं। ठीक है, आगे आप पाएंगे 1 मिनट, वहाँ पे डिक्लाइन बाई 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि बिजनेस स्लो डाउन देखने को मिला। कहाँ पे? ओडिशा में और ईस्टर्न यूनिट पे, क्योंकि ओवर लेवरेजिंग की गई और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, पंजाब और झारखंड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहे। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, अब बात करेंगे हम यहाँ पे भाई साहब एसेट क्वालिटी की, कि एसेट क्वालिटी कैसे रही है। तो देखिए जो स्लिपेजेस हैं वो कमर्शियल व्हीकल पे बहुत ज़्यादा रहे, क्रेडिट कार्ड और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, पोर्टफोलियोज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रहे। ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे तो वहाँ पे जम कितना है 10 बेसिस पॉइंट का। ठीक है, और जो नेट एनपीए है उसमें 3 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 कितना आया है 2.02 जेएनपीए, 0.60 नेट एनपीए। ठीक है, पीसीआर अभी भी स्टेबल रहा है दोस्तों 71% में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब देखिए जो नेट एनपीए और जीएनपीए है वो एब्सोल्यूट टर्म पे आपको जंप देखने को मिला, रोज हुआ है कितना परसेंट, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट स्लिपेजेस जो रहे हैं ये भी हायर रहे हैं दोस्तों, 1042 करोड़ रुपीज़ में, जो पहले 818 करोड़ थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। राइट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, 22% जंप आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, जो आरसी जो आप सकते हैं एआरसी की सेल है वो 200 करोड़ में रही है। जो रीस्ट्रक्चर्ड बुक रहे हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है 0.34% की, जो पहले 40% थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। SMA 1 और SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और स्पेशल मेंशन अकाउंट जो 2 है, कलेक्टिवली ये अब अगर आप देखेंगे वो 20 बेसिस पॉइंट के अब स्टेबल पे आ गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है भाई साहब। देखिए इंडसइंड बैंक ये कह रहे हैं हमने भाई साहब डेलिबरेटली जो अनसिक्योर्ड रिटेल बिजनेस है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है वहाँ पे जानबूझ के स्लो किया हमने, लेकिन हाउएवर बैंक ने जो अपनी ग्रोथ थी उसे वापस से ले ली विद द गाइडेंस ऑफ कितना 18 से 20% का। और जो क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस है 1.1% to 1.2% ऑफ एडवांसेस फॉर फाइनेंशियल एज इट डज नॉट एंटिसिपेट रिस्क ऑफ स्पिल ओवर, तो वो भी उसी तरह की रहेंगी, वहाँ से कोई रिस्क आए ऐसा नहीं लगता। ठीक है, और आरबीआई ने जो ड्राफ्ट किया था ना एलसीआर नाम को लेकर के, ये एलसीआर के जो एवरेज है उसे और नीचे करेगा भाई 4 से 5%, जो भी करंट लेवल में एवरेज एलसीआर जो खड़ा हुआ है दोस्तों वो है 122% में ड्यूरिंग Q1। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रोथ है वो मॉडरेट हुई है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है और व्हीकल फाइनेंस में जो डिसबर्समेंट है वो लो रहा है, बट ये आने वाले समय में आपको जंप देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस का वॉल्यूम रिकवर करते आपको जैसे जैसे दिखाई देगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम की, कि ओवरऑल सेक्टर का क्या है। ये तो हो गया इंडसइंड बैंक का, ओवरऑल सेक्टर का क्या हाल चाल है। देखिए यहाँ पे ना जो मेन चीज़ यहाँ पे जो हमको करनी है, यहाँ पे आप देखें कि द गैप बिटवीन एडवांसेस एंड डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ बिन रिड्यूसिंग वेरी ग्रेजुअली। एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ की जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और एक बहुत ही मजबूत ट्रैक्शन लोन ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। एंड लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये अभी भी कंस्ट्रेन है। देखिए आपके डिपॉजिट जो लो इंटरेस्ट डिपॉजिट है वही आपके नहीं बढ़ेंगे, तो आप दूसरों को लोन कैसे देंगे। मैं जब कैसे देंगे कहता हूँ तो बड़े मार्जिन में देंगे आप। अगर आप लोअर कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा तो आपके मार्जिन बढ़ेंगे, अब मार्जिन कैसे बढ़ाओगे। और डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ये बात कही है कि बैंकों को कुछ अन्य तरीके सोचने ही पड़ेंगे, और जो मार्जिन्स है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अभी भी स्ट्रेच रहेंगे दोस्तों, क्योंकि कासा रेशियो बहुत कम है, हायर डिपॉजिट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो इनएबिलिटी देखने को मिल रही है पास ऑन रेट्स ऑन द एसेट बुक,
और जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी आउटलुक है यह भी स्टेबल है दोस्तों और पॉजिटिव है ओवरऑल सेक्टर के लिए। वी बिलीव बैंक्स विद अ रोबस्ट कैपिटल बेस एंड स्ट्रॉन्ग रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज ये वेल प्लेस्ड हैं जो आने वाले ग्रोथ को कैप्चर करेंगी। तो वो बैंक्स जहां पर रिटेल जो डिपॉजिटर्स हैं वो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, वो बैंक्स आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। ये रहे, अगर आपको लेवल्स देखने हैं तो देखिए जो पास्ट ट्रेडिंग वीक गया है वहाँ की जो प्रीवियस ट्रेडिंग वीक गई उसकी प्राइस रेंज से जो कैलकुलेट करके आप कह सकते पॉइंट्स आए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो किस प्रकार के हैं। तो क्लासिक के हिसाब से आप देखेंगे पहला सपोर्ट आया था 1383, ये तो टूट चुका। देन 1361 ये भी टूट चुका है। तीसरा सपोर्ट जो निकल के आएगा 1330 है, इसे बचा के रखे हुए हैं। अभी बात करें फिबोनाची से तो ये टूट चुका, ये टूट चुका, इसके भी नीचे इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है। ओके, कैमेलिया का आप देखेंगे तो इन तीनों के ही स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। करेंटली टेक्निकल रेटिंग अगर आप देखोगे ट्रेंड इसका बियरिश है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स ये तीनों ही बियरिश हैं। तो एक और आप ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी स्टॉक का वो वीक है। 1350 एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 के ऑलमोस्ट नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी इन तमाम चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मंडे का समय और आने वाला समय ये ज़रूर देखने के लायक है कि क्या 1330 से 1350 को कम जो बैंक है वो सपोर्ट को सम्मान दे पाता है। और अगर मुझे लगता है आपका विजन है बहुत लंबे समय का है, ये आपके वॉच लिस्ट में एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप कोई पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकारी सलाह लें। ओवरऑल ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही था। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।